गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? सोशलाइजेशन। ठीक है, हिंदी में जिसको हम क्या बोलते हैं? समाजीकरण। ठीक है जी। देखो सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण क्या है? सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, समाजीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चा किसके साथ इंटरेक्ट करता है? अपनी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है और सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। ठीक है, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड इंटरेक्ट विद हिज सोसाइटी। ठीक है जी, नोट कर लें आप इस चीज़ को, लिखें सभी, डेफिनेशन नोट कर लें सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन पहले इंग्लिश में लिखवा रही हूँ, फिर हिंदी में लिखवा दूंगी। ठीक है जी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में लिखें। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड interact with his society. Socialization is a process in which a child interact with his society and learn many things from society, like its culture, language, moral values, food habits, etc. ठीक है, learn many things like culture, language, values, food habits, etc. ठीक है, हिंदी में नोट करें। इस प्रक्रिया में बच्चा, या लिख लो, समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चा समाज के साथ अंतक्रिया, इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? अंतक्रिया करता है और समाज से बहुत सी चीजों को सीखता है। अंतक्रिया करता है और समाज से बहुत सी चीजों को सीखता है, जैसे समाज के तौर तरीके, रहन सहन, संस्कृति, भाषा इत्यादि। नोट कर लिया सभी ने? ठीक है जी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है सोशलाइजेशन के लिए, अगर मैं ये लिखूं कि सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, या इसे मैं बोलूं इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्या ये बात सही है? सही है ये बात? कैसे कोई एक्सप्लेन करेगा इसे? क्यों कहते हैं हम सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस? देखो, एक व्यक्ति हमेशा अपने समाज के साथ जुड़ा रहेगा, अपने जन्म से लेके अपनी मृत्यु तक। ठीक है, अपने बर्थ से अपनी डेथ तक वो किसके साथ रहेगा? समाज के साथ। तो समाज के साथ हम चीजों को क्या करते रहेंगे? सीखते रहेंगे। ठीक है, जब तक आपकी, देखो, एक व्यक्ति मर भी जाता है तो भी समाज ही उसकी रस्म रिवाज पूरा करके उसे विदा करता है। तो इट मीन्स हम किससे जुड़े हैं? हमारे समाज से, और समाज से सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं? सीखते हैं। और सीखना, आपको पता है, आपने लर्निंग सभी ने पढ़ा है, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप कंटिन्यूसली क्या करते हो? सीखते रहते हो। तो एक नोट करके लिख लें, सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग और कंटिन्यूअस प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग और कंटिन्यूअस प्रोसेस। समझ आया यहां तक सभी को? ठीक है जी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, तो लिखो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। हम सोशलाइजेशन को दो कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट कैटेगरी नोट करें, प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। क्या मतलब समझते हैं आप प्राइमरी और सेकेंडरी से? कुछ समझ में आ रहा है? बताएं। प्राइमरी घर का हो गया, ठीक है, और बोले, सुने,
सोशलाइजेशन को दो भागों में बांटने का मतलब क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि जहाँ से बच्चे का पहली बार वो अपने समाज से इंटरेक्ट करेगा। प्राइमरी सोशलाइजेशन वो करेंगे जहाँ बच्चा पहली बार अपने समाज से इंटरेक्ट करेगा। और मेरे को बताने की आपको है नहीं कि बच्चा सबसे पहले कहाँ पे अपने समाज से इंटरेक्ट करेगा? फैमिली। क्योंकि बर्थ के बाद सबसे पहले जो बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो उसकी क्या होगी? फैमिली होगी। तो आप कह सकते हो, लास्ट टाइम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन था, इनमें से प्राइमरी एजेंट कौन सा है? बच्चे के लिए प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन सा है? तो प्राइमरी एजेंट हमेशा कौन रहेगा? बच्चे की फैमिली। आई बात समझ में? तो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट कौन रहेगा? फैमिली रहेगी। अगर सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी कौन होगा? स्कूल, नेबरहुड। सबसे पहले कौन होगा? नेबरहुड। बच्चा अपनी फैमिली के बाद कहाँ जाएगा? अपने नेबर में जाएगा, अपने दोस्तों से मिलेगा, फिर बच्चा किस में जाएगा? स्कूल में जाएगा। तो जो बाकी बचते हैं, बाकी जो समाज में इंटरेक्शन होते हैं, वो किसके अंदर आ जाएगी? सारी हमारी सेकेंडरी के अंदर। ठीक है, तो लिखें प्राइमरी, ऐसे लिख लें बना के कि प्राइमरी एजेंट कौन है? फैमिली। और सेकेंडरी के नीचे लिख लें नेबर, नेबर, फ्रेंड्स, नेबर, फ्रेंड्स, स्कूल। स्कूल के अंदर आप टीचर्स भी लिख सकते हो। ठीक है जी, ये सारे क्या है? सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। क्लियर हुआ सभी को? क्या पढ़ा अभी हमने? प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन और सेकेंडरी एजेंट। प्राइमरी कौन होंगे? जिससे बच्चा सबसे पहले इंटरेक्ट करेगा। प्राइमरी मेन, तो किससे इंटरेक्ट करेगा? सबसे पहले फैमिली से। उसके बाद बच्चा किससे इंटरेक्ट करता है? नेबर से, फ्रेंड से, स्कूल से और टीचर से। क्लियर हुआ? अच्छा, क्या होता है सोशलाइजेशन? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बच्चा किससे इंटरेक्ट करेगा? सोसाइटी से। और सोसाइटी से वेरियस चीजों को वो क्या करेगा? सीखेगा। जैसे रहन सहन, कल्चर, लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा? सोशलाइजेशन। कितने टाइप्स की सोशलाइजेशन होती है? 2 टाइप की। फर्स्ट, सेकंड वन। जितना बोलोगे उतना जल्दी लर्न कर लोगे। ठीक है, घर पे जाके फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब जहाँ पे बच्चा पहले इंटरेक्ट करेगा। तो पहले किससे इंटरेक्ट करेगा? एंड सेकंड वन, नेबर, फ्रेंड, स्कूल, टीचर्स। समझ आया यहाँ तक? नेक्स्ट लिखें। कुछ नोट करने वाली एक बात है, नोट बना के लिख लें। फर्स्ट टीचर, फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मतलब बच्चे का पहला अध्यापक, पहला शिक्षक कौन होगा? मदर होगी। ठीक है, नोट कर ले, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड, मदर। एंड मैं अगर पूछूं आपसे फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड, फैमिली। ठीक है, दोनों बातें नोट कर ले। फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड मदर एंड फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड क्या होगा? उसकी फैमिली। ठीक है जी, अब एक हेडिंग बनाए, फैमिली, फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ, फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ये ऐसे हेडिंग बना लो। फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे फैमिली बच्चे का समाजीकरण करती है, क्या क्या चीजें हैं जो बच्चा अपने समाजीकरण का मतलब हमें समझ में आ गया। क्या हो गया? ठीक है, कि बच्चे की फैमिली कैसे हेल्प करेगी उसका समाजीकरण करने के अंदर। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप इसके अंदर लिखें, नोट करें, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। क्या मतलब समझ में आता है इस पॉइंट का? डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज,
मतलब जो भी सामाजिक गुण हैं, सामाजिक गुण जैसे किसी के घर पे कोई आता है तो किसी के घर पे रिवाज है कि उनका आपको स्वागत कैसे करना है, पैर छू के, कईयों का होता है कि नमस्ते करके, कईयों का बस इतना होता है, ठीक है, कईयों का इतना होता है। तो इट मीन्स सभी की फैमिलीज का दूसरों को ग्रीट करने का जो मेथड है वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है ना। तो सोशल क्वालिटीज जो आपकी फैमिली की है बच्चे के अंदर कैसे डिवेल्प होंगी, उसकी फैमिली से। तो पहला पॉइंट, फैमिली कैसे समाजीकरण करेगी, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज की, उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास कौन करता है बच्चे के अंदर, सबसे पहले उसकी फैमिली करती है, ठीक है। मतलब परिवार से तो उसे परवरिश मिलती है, ठीक है। एक बच्चा कैसा होगा, कईयों के कई बच्चे बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, ठीक है, कुछ थोड़े से लो होते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनको घर पे किस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट नोट करें, फाउंडेशन ऑफ करेक्टर। फाउंडेशन ऑफ करेक्टर, चरित्र का निर्माण। इस चीज का मतलब क्या हो गया, फाउंडेशन ऑफ करेक्टर बोल रहे, जो भी आपके माइंड में आप बताएं। हाँ जी मैम। जैसे मतलब चरित्र किस तरह का होगा, मतलब चंगा होगा या माड़ा होगा, वो डिपेंड करता है फैमिली। देखिए कहीं ना कहीं हमारे जो करेक्टर है, ठीक है, कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई व्यक्ति बुरा है, ठीक है। कोई व्यक्ति जैसे मान लो कोई चोर है, ठीक है, उसने कहीं ना कहीं वो चीज़ें अपनी फैमिली में या अपने आसपास वो चीज़ें उसने देखी होंगी, तब वो ऐसा बनता है, ठीक है। मतलब आपका जो भी करेक्टर है वो रिफ्लेक्ट करता है किसको, आपकी फैमिली को। बुरा मत मानना, हम बोल देते हैं, पता लगता है तू कैसे परिवार से है, ये सेंटेंसेस हमारी डेली लाइफ में बोले जाते हैं ना। क्यों, क्या मतलब है इस चीज़ का, कि आपकी फैमिली की जो परवरिश है वो बताती है कि आगे आपका करेक्टर। एक्सेप्शंस हर किसी के होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हर किसी के होते हैं कि कुछ की फैमिली बहुत अच्छी होती है लेकिन बच्चा बिगड़ा हुआ होता है, वो चीज़ अलग है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका करेक्टर है, जैसा आपका चरित्र वैसा ही होता है जैसी आपकी फैमिली होती है। समझ आया सभी को। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज। डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज, हमारे अंदर नैतिक गुणों का विकास जो होगा वो भी किससे शुरू होता है, हमारी फैमिली से। कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर डिस्कस किया कि आप अपने घर पे आए व्यक्ति को नमस्ते बोलते हो, सत श्री अकाल बोलते हो, या क्या बोलते हो, डिपेंड करता है आपकी फैमिली में कैसे दूसरों को ग्रीट किया जाता है, ठीक है। मतलब आपको आपकी मोरल वैल्यूज किस पे डिपेंड करेंगी, आपकी फैमिलीज पे डिपेंड करेंगी। वही जो हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे यहाँ की मोरल वैल्यू कहती है कि गऊ को क्या मानना है, माता मानना है, ठीक है, उसकी पूजा करनी है। लेकिन पाकिस्तान की मोरल वैल्यूज क्या कहती हैं कि गऊ को, ठीक है। इट मीन्स आपके अंदर जो मोरल वैल्यूज का विकास है वो किससे होता है, आपकी फैमिली से। समझ आया। ये पॉइंट्स आपको रट्टा नहीं मारने कि पेपर के अंदर कैसे आएंगे। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन से कार्य हैं फैमिली के, ठीक है। तो कौन कौन से कार्य हैं, पहला सोशल क्वालिटीज को डेवलप करना, दूसरा क्या है फाउंडेशन ऑफ करेक्टर, तीसरा क्या है डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज। नेक्स्ट लिखें डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब मदर टंग, ब्रैकेट में क्या लिख लो, मदर टंग। बच्चे के अंदर मातृभाषा का विकास भी कहाँ से होता है, फैमिली से। सही बात है ये। हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज कहाँ से सीखेंगे, फैमिली से, ठीक है। हमारे घर पे बागड़ी बोली जाती है, ठीक है, तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, बागड़ी है, ठीक है। तो वो मैंने कहाँ से सीखी, अपनी फैमिली से। कोई पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके घर पे क्या बोली जाएगी, पंजाबी। तो उसकी मदर टंग क्या होगी, पंजाबी। कहाँ से सीखी, फैमिली से सीखी, ठीक है। तो फैमिली से क्या क्या सीखते हैं हम, फर्स्ट हमारी सोशल क्वालिटीज वहीं से डेवलप होती हैं। फाउंडेशन ऑफ करेक्टर, मतलब एक बच्चे की जो परवरिश की नींव रखी जाती है वो कहाँ से रखी जाती है, फैमिली से। फिर डेवलपमेंट ऑफ, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। यहाँ तक समझ में आ गया। सोशलाइजेशन क्या है, कितने टाइप की है, कितने टाइप की है, फर्स्ट, सेकंड, प्राइमरी मीन्स फैमिली एंड सेकेंडरी मीन्स। लास्ट ईयर क्वेश्चन था, नाम सुना है, मास मीडिया, नाम सुना है,
क्या होता है मास मीडिया? बताएं। टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सारा किसके अंदर आता है? मास मीडिया। न्यूज़, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो मास मीडिया है, अच्छा आप लोग मेरे को बताओ कि जो मास मीडिया है ये बच्चे का सोशलाइजेशन करता है? मास मीडिया, या सिंपल भाषा में बोलूँ तो टीवी, न्यूज़ वगैरह बच्चे के लाइफ को इफेक्ट करते हैं? कैसे? वेरी गुड सर, बहुत सही पॉइंट सर ने बताया कि मास मीडिया बच्चे के लाइफ को दोनों तरह से इफेक्ट करते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। आजकल तो कोरोना की वजह से मोबाइल फ़ोन कंपलसरी हो गए हैं, जिन्हें नहीं मिलने चाहिए थे उन्हें भी फ़ोन मिल गए हैं, ठीक है। कि कंपल्शन ही होगी कि बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस लगानी है तो उन्हें मोबाइल फ़ोन लेके देना पड़ा, ठीक है। अपने अब देखो मोबाइल फ़ोन के अब डिपेंड करता है पेरेंट्स ने किस लिए मोबाइल फ़ोन दिया, पढ़ने के लिए। बच्चा गेम्स भी तो खेल सकता है, बच्चा यूट्यूब भी चला सकता है। इट मीन्स वो डिपेंड करता है बच्चे पे कि वो उस चीज़ का यूज़ कैसे कर रहा है, ठीक है। जैसे वो यूज़ करेगा उसी तरह का बच्चे पे इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। अगर हमें भी फ़ोन किस लिए मिले थे? पढ़ने के लिए, लेकिन हमने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन पे अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो वो डिपेंड करता है हमारे पे कि हम किस तरह से मास मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या आया था? ये तो था जनरल, हम ओवरव्यू लिया मास मीडिया का। मास मीडिया किसके अंदर आएगा? प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन या सेकेंडरी? सेकेंडरी सोशलाइजेशन। क्यों? प्राइमरी नहीं आ सकता कि छोटे से बच्चों को टीवी दिखाना शुरू कर दो? बताएं। मैं कह रही हूं मास मीडिया इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, सही है। कुछ लोग तो ना कर रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं भी, मे भी हो सकता है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, प्राइमरी एक ही रहेगा हमेशा, ठीक है। प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एक ही रहेगा, उसके अलावा जो भी आए आपको किसके अंदर डाल देना, उसको सेकेंडरी के अंदर। अगर ऑप्शन के अंदर टर्शरी पूछ ले, तीसरा सोशलाइजेशन का एजेंट, वैसे तो आएगा नहीं है, बट कई बार क्या होता है एक्सेप्शन के लिए पूछ लेते हैं, तो टर्शरी मतलब कि तीसरा सोशलाइजेशन का एजेंट किसको माना जाता है? ठीक है। पहला किसको माना जाता है? फैमिली को। सेकेंडरी किसे माना जाता है? नेबर, स्कूल, फ्रेंड्स और टीचर्स को। और थर्ड किसे बोला जाता है? मास मीडिया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखें स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? फैमिली के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्कूल के बारे में। हेडिंग बनाओ, स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ, स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। लिखें। अच्छा आप लोग बताओ मेरे को पहले, स्कूल कैसे बच्चे का समाजीकरण करता है? वेरी गुड, वेरी गुड। फॉर्मल वे से। देखो, एक आपने पढ़ा होगा इनफॉर्मल तरीका होता है, एक फॉर्मल तरीका होता है। क्या फर्क है इसके अंदर? कोई मेरे को एक्सप्लेन करे। इनफॉर्मल तो बच्चा जैसे घर से लैंग्वेज सीख रहा है, ठीक है जी। मतलब उसमें हमें कोई भी ऐसे रूल्स वगैरह नहीं है। जैसे हम यहाँ पे फॉर्मल है, मतलब प्रॉपर बैठना हमें भी। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। सिंपल सी बात होती है, फॉर्मल तरीके के अंदर आप रिस्ट्रिक्ट होते हो कि आपको ऐसे लाइन में बैठना है, ठीक है, इधर गर्ल्स को बैठना है, इधर बॉयज को बैठना है। इनफॉर्मल वे मतलब आपको खुला होता है कि आप जैसे इंडिपेंडेंसी होती है, आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हो, ठीक है। जैसे हम घर पे रहते हैं, अपनी मर्जी से जहां बैठना है वहां बैठते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो दो तरीके हो गए, फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे। तो स्कूल के अंदर बच्चे की जो भी सोशलाइजेशन होगी वो किस वे के अंदर होगी? फॉर्मल वे में, ठीक है। नोट कर ले, फर्स्ट पॉइंट नोट कर ले। फॉर्मल सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, फॉर्मल सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड टेक्स प्लेस इन स्कूल। Formal socialization of the child takes place in school। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखें ग्रेटर एक्सपोजर
greater exposure for socialization. Greater exposure of socialization. इस चीज का क्या मतलब समझते हैं हम? मैम फैमिली में तो जैसे उसकी फैमिली रहती है तो इसमें उसके फ्रेंड्स। एक्सपोजर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? उसका दायरा बढ़ जाता है। वेरी गुड, दायरा बढ़ जाता है। ग्रेटर एक्सपोजर देखो उस फैमिली के अंदर है, वही मम्मी वही पापा वही दादा वही दादी, डेली उनसे मिलते हैं, उनसे बच्चे की इंटरेक्शन होती है, वही सिखाते हैं। लेकिन जब आप बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल के अंदर ऐसे तो नहीं है कि सिंगल ही टीचर होंगे, चाहे पढ़ाता छोटे बच्चों को एक ही टीचर है, लेकिन और मिलते तो है ना, ज़्यादा टीचर ज़्यादा बच्चे। टीचर्स और बच्चे के अलावा भी स्कूल्स में बहुत जने होते हैं जिनके साथ बच्चे की क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। तो स्कूल बच्चे को क्या प्रोवाइड करता है? ग्रेटर एक्सपोजर, कि उसका दायरा जो सोशलाइजेशन का है, समाजीकरण का है, वो बढ़ जाता है। कहाँ पे आके? स्कूल में आके। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट नोट करें। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। अब जरूरी तो नहीं है जो भाषा आपके घर में बोली जाती है वही आपके स्कूल में बोली जाए। आजकल तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। आजकल तो मोस्ट ऑफ द प्रेफरेंस है कि स्कूल के अंदर बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और इंग्लिश मेरे को तो नहीं लगता कि किसी घर में इंग्लिश बोलते होंगे। ठीक है, आजकल तो जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो फिर भी ट्राई करते हैं, लेकिन दादा दादी के साथ तो उन्हें बच्चों को क्या है, हिंदी या पंजाबी ही बोलने को मिलती है। तो सेकेंड लैंग्वेज की डेवलपमेंट कहाँ पे होती है? स्कूल में। ठीक है, थर्ड पॉइंट नोट करें। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन, क्या लगता है ये पॉइंट सही है? कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इस चीज को? जैसे मैम स्कूल में कुछ भी एक्टिविटीज वगैरह होती है तो कई ऐसी सिचुएशंस बच्चे को मिलती है जहाँ पे उसको पता चलता है कि कैसे एक ही सिस्टम को कोऑपरेट करना है। वेरी गुड, कि कैसे एक दूसरे का सहयोग करना है। कई बार क्या हो गया, मेरा फ्रेंड्स अपनी पेंसिल नहीं लेके आया, ठीक है, उसके पास पेंसिल नहीं है काम करने के लिए, तो मैंने क्या किया, अपनी पेंसिल में से हाफ पेंसिल उसको दे दी। तो मैंने क्या सीखा? कोऑपरेशन करना, कि नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास नहीं होगी तो मेरा दोस्त मेरे को दे देगा। ये क्वालिटीज कहाँ से डेवलप होनी स्टार्ट होती है? स्कूल से डेवलप होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट नोट करें। डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन। डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन में रहना। अनुशासन में रहना हम कहाँ जाके सीखते हैं? स्कूल में। टाइम से जाना है। घर पे होते हैं अगर छुट्टी वाले दिन 10-11 है ना, पता ही नहीं कब बज जाते हैं। ठीक है, लेकिन स्कूल जाना है तो हाँ, ठीक है। अब जैसे मेरे को जॉब पे जाना होता है तो अलार्म बजता है ना, तो वैसे होता है भी हाँ अब तो उठना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? जाना है, पता है बस निकल जाएगी अगर ना उठे तो। ठीक है, इट मीन्स स्कूल बच्चे को किस में रहना सिखाता है? डिसिप्लिन। और सिर्फ उठने का नहीं, सुबह उठने का नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों का। जैसे बच्चों को स्कूल में प्रेयर होती है तो उनको लाइंस में लगाया जाता है। ठीक है, लाइंस में कैसे सीधे होके खड़ा रहना है, हर चीज़ की डिसिप्लिन, किस तरह से अच्छे कपड़े पहन के आने हैं, अपनी टाई को सही रखना है, अपनी बेल्ट को सही रखना है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? डिसिप्लिन के अंदर आती हैं। तो ये चीज़ का भी बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? स्कूल से। नेक्स्ट लिखें, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी, सही बात है जी। ये स्कूल्स के अंदर बच्चों को कहा जाता है कि क्लास में मॉनिटर बनेगा। ठीक है, बनाते हैं ना क्लास मॉनिटर। तो जो भी एक बच्चा क्लास मॉनिटर बनेगा उसके अंदर कौन सी क्वालिटी डेवलप होएगी? लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होएगी। ठीक है, स्कूल के अंदर क्या कहा जाता है कि पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, कौन बच्चा हेड बनेगा, ठीक है, कौन होस्ट करेगा, तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटी डेवलप होती है? लीडरशिप। तो बहुत से मौके स्कूल के अंदर बच्चों को ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर बच्चों में कौन सी क्वालिटीज डेवलप होती हैं? लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट लिखें, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग।
इसका मतलब समझाओ। वोकेशन का मतलब बता दो पहले मेरे को। वोकेशन नहीं है जी। मैम जैसे आप किसने कहा खाली समय? इधर से आवाज आई थी। वो वोकेशन होते हैं, ये वोकेशनल, VO वोकेशनल। वोकेशनल मतलब व्यवसाय। वोकेशनल मतलब क्या होता है? व्यवसाय। बच्चे को स्कूल के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। कैसे? जैसे बच्चे में कोई टैलेंट होता है, किसी का स्पोर्ट्स में होता है, किसी का सिंगिंग में। ठीक है, फिर जैसे गर्ल्स होम साइंस लेती हैं, होम साइंस के लिए उनको सब सिखाया जाता है। जी देखो, वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? हमारे टाइम में जब हमने स्कूल पास आउट किए, हमारे स्कूल्स में कोई बताने वाला नहीं था कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो आगे जाके वो कैसे आपको हेल्पफुल होगी, कौन से सब्जेक्ट। देखो बात सारी वही है, हम क्यों कर रहे हैं? जॉब के लिए। एंड में हम सबको क्या चाहिए है? वोकेशन चाहिए है। ठीक है, चाहे जितना मर्जी हम पढ़ लें, बात किस पे आके रुकेगी? हमारी जॉब पे। ठीक है, स्कूल्स के अंदर क्या होता था? पहले बच्चे को वोकेशन मतलब व्यवसाय के बारे में नहीं बताया जाता था। ठीक है, दो ही बातें होती थी, मेरे लड़कियों को क्या बनना होता था? टीचर। लड़कों को क्या बनना होता था? डॉक्टर। ठीक है, बाहर आके बने चाहे कुछ ही ना, लेकिन होता क्या था? लड़कियां बनेंगी टीचर, लड़के बनेंगे डॉक्टर। ठीक है, ये माइंड में हमारे चलते आ रहा था। लेकिन अब क्या हो गया है? बहुत से वोकेशंस के बारे में हमें पता है। अब सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रह गई है बात कि एक लड़की के लिए टीचर है और लड़के के लिए क्या है? डॉक्टर है। ठीक है, अब लड़कियां भी कहती है कि हमें IPS बनना है, IAS बनना है। तो ये क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग है कि उन्हें बताया जाता है कि कौन कौन से व्यवसाय हैं, कौन कौन सी चीज़ों के अंदर आप जा सकते हो। तो ये चीज़ें कौन बताता है हमें? स्कूल। आप लोगों को शायद बताओ, बड़े बड़े स्कूलों के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग के लेक्चर लगाए जाते हैं। बच्चों को अलग से ट्रेन किया जाता है कि जो आप पढ़ रहे हो, जैसे आपके इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट से आप आगे क्या कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट नोट करें, डेवलपमेंट ऑफ, लास्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ पंक्चुअलिटी। वो डिसिप्लिन के अंदर ही आ गया, बट आप नोट कर सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ पंक्चुअलिटी। पंक्चुअल होना मतलब टाइम का पाबंद होना। ठीक है, किस समय पे आप स्कूल आते हो, समय से जाते हो, आपका लंच टाइम भी फिक्स होता है, किस टाइम आपको मतलब खाना खाना है, प्रेयर का टाइम भी फिक्स होता है, पीरियड्स भी आपके फिक्स होते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर, बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटी डेवलप होती है? पंक्चुअलिटी की। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन में क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए? फर्स्ट क्या है? फॉर्मल, अपनी कॉपीज में देखें, फर्स्ट क्या है? फॉर्मल सोशलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट, ग्रेटर एक्सपोजर फॉर सोशलाइजेशन। थर्ड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ, देन लीडरशिप क्वालिटीज, देन और लास्ट पंक्चुअलिटी। ठीक है, ये सारी चीजें समाजीकरण के अंदर हमें कहाँ से मिलती हैं? स्कूल से। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, रोल ऑफ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अध्यापक की भूमिका, समाजीकरण में अध्यापक की क्या भूमिका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से एक पूछा जाता है पेपर के अंदर। क्या रोल होता है टीचर का जी? आप लोग बताओ। फैसिलिटेटर। और नॉर्मली बता दो कि बच्चे का समाजीकरण करना है, उसके अंदर अध्यापक का, पहले तो ये बता दो कि अध्यापक का कोई रोल है भी कि नहीं? अध्यापक का कोई रोल होता भी है कि नहीं होता जी? रोल ऑफ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। देखो ऑब्वियसली सारा दिन स्कूल के अंदर बच्चे किसके साथ रहते हैं? टीचर का बच्चों के साथ क्या रहता है? रिलेशन रहता है। ठीक है, सारा टाइम बच्चे उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो भी चीजें सीख, छोटे बच्चों के साथ तो क्या होती है? मदर टीचर होती है। मदर टीचर का मतलब सारा दिन वो एक ही टीचर उनको पढ़ाएगी। बड़ी क्लासेस में तो अलग अलग टीचर आने लग जाते हैं। ठीक है, तो उस टीचर का किसके साथ इंटरेक्शन होती है? बच्चे के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी टीचर सिखाएगा उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? बच्चे पे। तो ये तो हम मानते हैं कि टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर? सोशलाइजेशन के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या क्या रोल होता है, एक एक करके वो रोल नोट करें। फर्स्ट पॉइंट नोट करें, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, क्या मतलब है इस चीज का जी?
ट्रांसमिट करना क्या होता है? ट्रांसफर करना क्या होता है? ट्रांसमिशन छोड़ो, ट्रांसफर। सारे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मुझे देख लो, तुम ठीक लगे हो भी कर लो, है ना। ट्रांसफर का मतलब या ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से, ठीक है, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में। अब सिंपल सी बात है, एक मैडम है, पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं, वो मैडम 10 साल से सेम बच्चे को पढ़ा रहे हैं? नहीं ना। एक क्लास पढ़ाई, नेक्स्ट टाइम क्या आएगी? अगली क्लास आएगी, नेक्स्ट अगली, ठीक है। मतलब बच्चे चेंज हो रहे हैं, क्लास चेंज होने का मतलब क्या है? बच्चे चेंज हो रहे हैं हर साल, ठीक है। तो वो टीचर क्या कर रहा है? पहले उसने कल्चर एक बैच को कराया, देन एक उसी सोसाइटी का कल्चर उसने सेकंड बैच को पढ़ाया, देन थर्ड। तो टीचर क्या कर रहा है? जो भी हमारा कल्चर है उसको आगे की आगे क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है। हमने यही सीखा था ना कि सोशलाइजेशन में बच्चे को क्या मिलता है? उसका कल्चर मिलता है। तो टीचर का क्या रोल है? उस कल्चर को एक से दूसरे में क्या करना? ट्रांसफर करना। आगे समझ। देखो एग्जाम के अंदर क्या होगा? 4 ऑप्शन देगा आपको, पूछेगा कि इसमें से कौन सा टीचर का रोल है सोशलाइजेशन के अंदर, तो आपको पता होगा तभी। या क्या कह देगा? चारों में से एक नहीं लिखेगा, कह देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं पूछ लेगा। तो कौन से होते हैं वो पता होगा, तब आप नहीं चूज करोगे, ठीक है। तो पहला क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। सेकंड नोट करें, डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी कंपटीशन। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी कंपटीशन। टीचर का क्या रोल है कि उसे क्लास के अंदर हेल्दी कंपटीशन क्या करना है? डेवलप करना है। कैसे? क्या मतलब समझते हो आप इस पॉइंट का? देखो, जब तक कंपटीशन होगा हम पढ़ेंगे ही नहीं क्लास में। जब तक आपके अंदर ये नहीं होगा ना कि मेरे को फर्स्ट आना है या मेरे को सेकंड आना है या मेरे को अच्छे मार्क्स लेने हैं, तब तक हमारा जो जोश है पढ़ाई का वो हमारे अंदर कभी भी नहीं आता। जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड या अच्छे अबव एवरेज वाले बच्चे होते हैं, उनमें सब में ही होता है कि हाँ मेरे को क्या करना है। अब ये डिपेंड, अब टीचर की क्या ड्यूटी बनती है, रोल क्या है टीचर का, कि उसे क्लास के अंदर कौन सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है? हेल्दी कंपटीशन का। हेल्दी कंपटीशन का मतलब बच्चे जेलसी ना करें एक दूसरे से, एक दूसरे को हराने की कोशिश नहीं, खुद जीतने की कोशिश करनी है। और ये चीज कौन कर सकता है? टीचर कर सकता है, क्योंकि बच्चों को खुद सही गलत का नहीं पता होता, उन्हें कौन बताता है? टीचर बताता है, ठीक है। तो पहला टीचर का रोल हमारे पास क्या आ गया कि टीचर को क्या करना है? हेल्दी कंपटीशन अपने क्लास एनवायरनमेंट के अंदर क्रिएट करना है, ठीक है जी। थर्ड लिखें, डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी टीचर स्टूडेंट रिलेशन। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी टीचर स्टूडेंट रिलेशन। देखें, चलो पहले आप लोग बता दो क्या मतलब है इस चीज का। मतलब जो टीचर है वो हर एक बच्चे के साथ मतलब इक्वालिटी रखे, ऐसे नहीं किसी के साथ ज्यादा मतलब किसी के साथ कम। ठीक है, देखो क्या हम अलग अलग टीचरों से पढ़ते हैं सबका स्वभाव सेम होता है? नहीं होता ना। कुछ लोग कुछ थोड़े से ठीक ठीक होते हैं, कुछ बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ बिल्कुल ही पोलाइट होते हैं, ठीक है। सारों का पढ़ाने का तरीका भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो ये टीचर पे डिपेंड करता है। देखो जो थोड़े से गुस्से वाले टीचर होंगे उससे हम डरेंगे, ठीक है, उन्हें अपनी बात कहने से हम झिझकेंगे। मैंने जैसे आते ही क्लास में आपको बोला कि आप लोग जितना खुद बताओगे ना उतना हम अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है एक टीचर पे, वो कैसे अपने और बच्चों के साथ रिलेशन को क्या करता है? मेंटेन करता है। बच्चा कभी भी खुल के नहीं बोल पाएगा अगर टीचर उन्हें बोलने का मौका नहीं देगा। और समाजीकरण में जब तक बच्चा नहीं बोलेगा, बच्चा इन्वॉल्व नहीं होएगा, बच्चे की सोशलाइजेशन कभी भी नहीं होगी। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ने वाले अलग अलग हैं, ठीक है। टीचर पढ़ाता तो सबको सेम है, लेकिन किसी को ज्यादा समझ आता है, किसी को कम समझ आता है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है? ये बच्चे के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि बच्चा कितने इंटरेस्ट से उस चीज को समझ रहा है। आ रही है बात समझ में? तो किस टीचर का रोल क्या है? क्या क्रिएट करना? एक अच्छा हेल्दी रिलेशन क्रिएट करना। किनके बीच में? टीचर और स्टूडेंट के बीच पे। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, टीचर का रोल क्या है?
वेरी गुड। टीचर इज एज एन फैसिलिटेटर, ये वर्ड एज इट इज आपको मिलेगा। हिंदी में बोल देते हैं मददगार, फैसिलिटेटर मददगार। फैसिलिटेटर ऊपर लिखो, फैसिलिटेटर मददगार। कि टीचर को कैसा होना है अपने बच्चों के साथ, फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है एक टीचर। एक सही टीचर जो होगा, क्वेश्चन आ जाता है कि इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन कि टीचर किस प्रकार का होना चाहिए, मोटिवेटर, हेल्पर, या कुछ 4-5 ऑप्शन देगा, लेकिन हमें कौन से ऑप्शन पर टिक करना है, क्योंकि फैसिलिटेटर के अंदर सारे आगे। फैसिलिटेटर के अंदर वो मदद भी करेगा, फैसिलिटेटर के अंदर वो बच्चों को मोटिवेट भी करेगा, उनको इंकरेजमेंट भी करेगा, उनकी हेल्प, मतलब सारे पॉइंट किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, फैसिलिटेटर के। एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए, मददगार होना चाहिए, बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, बच्चे इस तरह का रिलेशन होना चाहिए कि बच्चों को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो आपको कहने से कभी भी ना झिझके। ठीक है, देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, टीचर्स को नहीं कहते लेकिन वो दूसरे टीचर्स को जाके बताते हैं, ये दूसरे बच्चों के साथ बात करते हैं। आपका इतना अच्छा रिलेशन होना चाहिए अपने स्टूडेंट के साथ कि स्टूडेंट खुद आपको आके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करे। ठीक है, तभी आप क्या है, एक सही टीचर बन सकते हो। और सोशलाइजेशन के प्रोसेस में टीचर का ऐसा होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आए समझ, सभी को क्लियर है टॉपिक? ठीक है, ये आपका टॉपिक था सोशलाइजेशन का, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एस्टेट के लिए या सीटेट जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या था सोशलाइजेशन? इट इज़ अ, अब अपनी पेन बंद कर दें, सुने, रिवाइज करते हैं हम थोड़ा सा इस टॉपिक को। ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सोशलाइजेशन क्या है, बोले जैसे भी आपको समझ में आया। एक प्रोसेस जिसके अंदर बच्चा किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेगा और सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ों को सीखेगा। जैसे भूख लगी है, नहीं लगी, थोड़ा सा बोल ले फिर। हाँ जी, क्या है सोशलाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड इंटरेक्ट विद हिज सोसाइटी। एक बच्चा किसके साथ अंतक्रिया करता है, अपने समाज के साथ, और समाज से क्या क्या सीखता है, लैंग्वेज, मोरल वैल्यूज, ठीक है, फूड हैबिट्स, और बहुत सारी चीजें आप कह सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। कितने टाइप की सोशलाइजेशन? फर्स्ट वन प्राइमरी, सेकंड वन सेकेंडरी। प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर हमेशा कौन रहेगा, फैमिली, और सेकेंडरी के अंदर नेबर। एक शब्द आपने पढ़ा होगा पीयर, पीयर ग्रुप। ठीक है, पीयर ग्रुप का फ्रेंड्स के अंदर ही आ गया। पीयर ग्रुप मतलब हम उम्र साथी। फ्रेंड्स का तो ये होता है ना, कई बार कोई छोटा बच्चा है उसका कोई बड़ा फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, आप 20 साल के हो, आपका फ्रेंड 25 साल का भी हो सकता है, तो वो पीयर ग्रुप नहीं होते। पीयर ग्रुप का मतलब होता है हम उम्र के साथी। जैसे कि हम सेम क्लास के अंदर है, 5th क्लास के अंदर ऑलमोस्ट बच्चे सारे सेम एज के होंगे, तो उनका कौन सा ग्रुप है, पीयर ग्रुप। तो ये शब्द आए तो उसको भी हमने किस में डालना है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर। ठीक है जी, फिर हमने पढ़े 3 के रोल। पहला, फैमिली का क्या रोल है सोशलाइजेशन में, देन स्कूल का क्या रोल है, और थर्ड, टीचर का क्या रोल है। फैमिली के अंदर क्या क्या होता है, देखें, नोट करें, क्या थे बताएं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, देन डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर, देन मोरल वैल्यूज, देन फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब हमारी मदर टंग। ठीक है, देन स्कूल एज एन एजेंसी, उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट फॉर्मल वे है, सेकंड ग्रेटर एक्सपोजर सोशलाइजेशन का, देन सेकंड लैंग्वेज, उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट लीडरशिप क्वालिटी, नेक्स्ट ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग और पंक्चुअलिटी। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ टीचर। टीचर का रोल क्या है, बच्चों को कल्चर को ट्रांसमिट करना, देन हेल्दी कंपटीशन और हेल्दी टीचर स्टूडेंट रिलेशन, देन एज एन फैसिलिटेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज एन फैसिलिटेटर को चाहे आप मार्क कर लो, पेपर में यही क्वेश्चन बहुत बार कंटिन्यूसली पूछा जा चुका है। ठीक है जी, समझ आया टॉपिक आपको? नेक्स्ट टॉपिक लिखें, इंक्लूसिव एजुकेशन। ब्रेक चाहिए आपको?
कहते तो भी नहीं देना था, अभी तो कितना ही टाइम हुआ पढ़ते हुए। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ये टॉपिक किया तो नहीं आप लोगों ने? हाँ जी, नाम सुना है पहले? इंक्लूसिव बीएड जेबीटी की है तो ऑब्वियसली नाम सुना होगा आप लोगों ने। क्या होती है इंक्लूसिव एजुकेशन? एक एक करके बताएं। हाँ जी, पहले मैम आप बताएं। जहाँ पे सभी बच्चों को मतलब जैसे कोई डिसेबल है, कोई नॉर्मल है, एवरेज है या गिफ्टेड है, सभी को एक ही जगह पे बिठा के मतलब एजुकेशन दी जाती है। हाँ जी मैम, सेम था। किसी और का कोई और पॉइंट ऐड करना चाहे? जैसे मैम अगर कोई बच्चे जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं जी, उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के क्लासरूम उनका सेम ही रहेगा। वेरी गुड, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पूछूं इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ये नाम भी सुना होगा? नहीं सुना? सुना होगा, मानो चाहे ना मानो सुने हैं, था, साथ ही थे दोनों। इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। बहुत बार बच्चे इनके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है और इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब क्या है। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। पहले क्या होता था, नॉर्मल स्कूल्स होते थे सिर्फ उनके लिए जिनके जो नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे स्कूल जाते थे, ठीक है। जो डिसेबल होते थे ज़्यादातर क्या था, उनको पढ़ाया ही नहीं जाता था, ठीक है। धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में एक पॉलिसीज आई, जैसे नेशनल पॉलिसी आई या और पॉलिसीज आई, उन्होंने थोड़ा बहुत डेवलप किया और कौन सी एजुकेशन को लेके आए? इंटीग्रेटेड एजुकेशन को लेके आए। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड एजुकेशन से पहले क्या किया गया, अलग स्कूल बना दिए गए कि जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए अलग स्कूल है, ठीक है, अंधों के लिए अलग स्कूल है, जो बोल नहीं सकते उनके लिए अलग स्कूल है, और जो नॉर्मल बच्चे थे वो अलग पढ़ते थे। मतलब दोनों को क्या रखा जाता था, सेपरेट रखा जाता था। तीसरा आया हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन ने क्या किया, नॉर्मल बच्चों को और डिसेबल बच्चों को क्या पढ़ाया जाने लगा, साथ। क्या देखो, अगर कोई बच्चे के अंदर कोई कमी है, ठीक है, जिसको आप डिसेबल चाइल्ड बोलते हो, जब उन बच्चों को अलग पढ़ाया जाता था तो उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती थी कि हमें कोई कमी है, हीन भावना जिसे आप बोल देते हो कि हाँ मेरे अंदर कोई कमी है, तभी शायद हमें अलग पढ़ाया जाता है। इस फीलिंग को, इस भावना को खत्म करने के लिए कौन सी एजुकेशन सिस्टम आया था, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड एजुकेशन ने क्या किया, डिसेबल और नॉर्मल बच्चों को क्या पढ़ाया जाने लगा, साथ। फिर इसमें क्या फर्क है, इंक्लूसिव एजुकेशन भी यही है कि डिसेबल और नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, साथ पढ़ते हैं। तो फर्क क्या था इनके अंदर, लग रहा है कोई फर्क? इंक्लूसिव में अलग अलग क्लासेस लगा के एक ही स्कूल में, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो इंटीग्रेटेड से था ना, वो सिर्फ नाम का इंक्लूसिव था। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम जो आया था ना, इसके अंदर सिर्फ ये था कि नॉर्मल बच्चों को किसके साथ पढ़ाया जाएगा, डिसेबल। लेकिन डिसेबल्ड चाइल्ड को कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती थी। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंदर क्या कर दिया, बोल दिया कि आपने नॉर्मल बच्चों को और डिसेबल्ड बच्चों को क्या करना है, साथ पढ़ाना है। लेकिन उस अकॉर्डिंग बच्चे को कोई भी फैसिलिटी, जैसे कोई बच्चा व्हील चेयर पे आ रहा है, स्कूल के अंदर ज़्यादातर क्या होती है, सीढ़ीज होती हैं, सीढ़ियाँ लगी हैं। नॉर्मल बच्चा सीढ़ी पे चल के आ जाएगा, लेकिन जो व्हील चेयर पे है वो कैसे आएगा, जो व्हील चेयर वाला बच्चा है वो सीढ़ियाँ कैसे क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ किसके, ये प्रॉब्लम किसके अंदर आई थी, इंटीग्रेटेड। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कौन सी शिक्षा आई थी, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके अंदर क्या किया गया, नॉर्मल बच्चों को किसके साथ पढ़ाया गया, डिसेबल्ड बच्चों के साथ। लेकिन डिसेबल्ड बच्चों को वैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई, रैंप बना दिए गए। अब व्हील चेयर वाला बच्चा है वो रैंप पे तो चढ़ सकता है कि उसे कोई ले जाए रैंप पे, ठीक है। इट मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया जिसके अंदर नॉर्मल बच्चे और डिसेबल्ड बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सके, और बच्चों के जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके अंदर हीन भावना को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। समझ आया, क्लियर हुआ? अब नोट कर लो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। In this education system, all children
देखो एक बात और, आप सिर्फ इसको डिसेबल्ड चाइल्ड मत लो कि डिसेबल्ड बच्चों को साथ पढ़ाया जाता था। छोटी कास्ट के जो बच्चे हैं, पहले क्या था, छोटी कास्ट के बच्चे भी साथ में नहीं पढ़ते थे, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स आप जिनको बोलते हो, शेड्यूल कास्ट जो जिनको बोलते हो, ठीक है, जिनको छोटा माना जाता था, वो भी साथ नहीं पढ़ते थे। उन बच्चों के अंदर भी क्या थी, यही भावना आती थी कि हाँ हम छोटी कास्ट से हैं तो हमें अलग रखा जाता है। उसको खत्म करने के लिए भी कौन सी शिक्षा आई थी, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो लिखो, क्या बोला मैंने पहले लाइन, इन दिस एजुकेशन सिस्टम all children's of different culture, all children's of different culture, belief and socio-economic background where all children of different culture, belief, socio-economic background and disabilities are studied together in a single classroom, समावेशी शिक्षा प्रणाली में अलग अलग विश्वास, डिसेबल्ड को क्या बोलते हैं, अयोग्य, अलग अलग विश्वास, अयोग्य और अलग अलग रहन सहन, रीति रिवाज के बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाया जाता है। बात समझ में आ रही है कि इसके अंदर क्या किया जाएगा, चाहे बच्चा किसी भी रिलीजन से है, किसी भी कल्चर से है, किसी भी रहन सहन से है या डिसेबल्ड है, सबको क्या किया जाएगा, एक साथ नॉर्मल बच्चों के साथ क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कौन सी सिस्टम के अंदर, इंक्लूसिव। और बच्चों को वैसी फैसिलिटी भी क्या करवाई जाएगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक बात और, इंक्लूसिव एजुकेशन में ना एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कैसे कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक ये पहुंचा। तो एक हेडिंग बना लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एक हेडिंग बनाओ। फर्स्ट पॉइंट नोट करो भी, ये कैसे हम यहाँ तक पहुंचे। सबसे पहले लिखो इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंग्लिश में नोट कर लो सारे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन for disabled child, सबसे पहले ये सिस्टम आया था 1974 में, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, ये आया था 1974 में। इसके बाद आई थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, NPE, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, कब आई थी, वेरी गुड, 1986 में, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। देन इंटीग्रेटेड, सॉरी, उसके बाद आया था PWD, थर्ड पे लिखो PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। देन आया SSA, सर्व शिक्षा अभियान, कब आया था,
2005 में, वेरी गुड, लिखो 2005 में, सॉरी 2000 में आया था, 2005 में नहीं, 2000 में, 2000 में आया था। ठीक है, पहला क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम कब आया था, 1974 में। देखो कई बार पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड 1974, देन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, देन पीडब्ल्यूडी, देन एसएसए 2000, और फिफ्थ लिखो इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन 2005, इंक्लूसिव एजुकेशन 2005। और इंक्लूसिव एजुकेशन का फंडा क्या था, लिखो इसके आगे, इंक्लूसिव एजुकेशन के आगे लिखो मेकिंग ऑल स्कूल, मेकिंग ऑल स्कूल डिसेबल्ड फ्रेंडली, मेकिंग ऑल स्कूल डिसेबल्ड फ्रेंडली बाय 2020। ये इनका एजेंडा था जब 2005 में ये स्कीम शुरू हुई कि 2020 तक क्या कर दिया जाएगा, सारे स्कूलों को डिसेबल्ड फ्रेंडली। कि देखो ऐसे तो नहीं है कि आज एक्ट पास हुआ और आज स्कूल के अंदर रैंप बन जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो क्या एजेंडा लेके चले कि 2005 से लेके 2020 तक सारे स्कूलों में क्या कर दिया जाएगा, इस तरह के इंतजाम कर दिए जाएंगे कि जहाँ पे नॉर्मल बच्चे किसके साथ बैठ के पढ़ सकें, डिसेबल्ड, या आप कह सकते हो कि डिसेबल्ड बच्चे किसके साथ बैठ के पढ़ सकें, नॉर्मल बच्चों के साथ। समझ आ गया कि कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, इंक्लूसिव तक कहाँ से हमने शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समझ आ रहा है सभी को? फर्स्ट लिखो फोकस ऑन, कि इंक्लूसिव एजुकेशन किन पे ध्यान रखती है, कौन से मुख्य बिंदु हैं। फर्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन एजुकेटिंग स्टूडेंट विद स्पेशल नीड, फोकस ऑन एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। क्या मतलब है इस चीज का? जो मैम अबव एवरेज है उनको भी स्पेशल नीड्स होती है। वेरी गुड मैम। और जो मतलब एवरेज के नीचे हैं उनको भी स्पेशल नीड की जरूरत होती है। जो टॉपिक पूछना हो आप पूछ लेना, ठीक है, A to Z अपना कंप्लीट करके कल रिवीजन पे आ जाएंगे, ठीक है। नोट डाउन कर दे रहे हो, जल्दी जल्दी आप चला दे रहे हो, बाद में फेयर से नोट कर लिया। देखो स्पेशल नीड का मतलब क्या होता है, स्पेशल नीड का मतलब ये नहीं है कि जो डिसेबल्ड हैं हम सिर्फ उन्हीं के लिए स्पेशल नीड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल नीड के अंदर अगर मान लो कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मान लो मैंने एक आपको मैथ का सम करवा दिया, एक बच्चे ने 1 सेकंड में उसका आंसर दे दिया, बाकी बच्चे अभी तक कर रहे हैं। अब जो वो एक बच्चे जिसने 1 सेकंड में कर दिया वो भी दूसरों को तंग करेगा कि हाँ भी मेरा तो हो गया, अब चलो दूसरों को छेड़ लें, है ना। तो उसे बच्चे को भी किसकी ज़रूरत है, स्पेशल नीड की ज़रूरत है कि टीचर क्या करे, उसको थोड़े से दूसरों से डिफिकल्ट सम दे दे कि उसको उतना ही टाइम लगे जितना नॉर्मल बच्चों को दूसरे सम करने में लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह इस चीज़ पे किसका फोकस था, इंक्लूसिव एजुकेशन पे, कि चाहे बच्चा किसी भी तरह का है, चाहे कोई डिसेबल्ड है, चाहे कोई नॉर्मल है, चाहे कोई अबव एवरेज है, सबको उसकी आप बोल सकते हो कि उसकी इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग वर्क दिया जाए। ये किसके अंदर लिखा गया था, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। समझ आया? सेकंड पॉइंट नोट करें, स्पेशल चिल्ड्रन प्लस, ऐसे लिख लो, स्पेशल चिल्ड्रन प्लस नॉर्मल चिल्ड्रन, एरो बना के, स्टडी इन सेम क्लासरूम, कि मतलब हर प्रकार के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, एक ही क्लासरूम के अंदर बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इंक्लूसिव एजुकेशन एक्सेप्ट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। एक्सेप्ट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। डाइवर्सिटी जो हिंदी मीडियम में वो उसके साथ लिख लो विविधता। क्या मतलब है जी इस चीज का? डाइवर्सिटी शब्द सुना होगा सभी ने। क्या होता है डाइवर्सिटी?
वेरी गुड। अलग अलग तरह की चीजें। अब क्या हम जब सारे बैठे हैं, क्या हम एक ही बैकग्राउंड से आते हैं? सारे अलग अलग बैकग्राउंड से है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि हमारी क्लास के अंदर भी क्या है? डाइवर्सिटी है। ठीक है, हमारी क्लासरूम के अंदर भी क्या है? डाइवर्सिटी। इंक्लूसिव एजुकेशन किसको एक्सेप्ट करती है? डाइवर्सिटी को, कि हाँ अलग अलग तरह के बच्चे एक साथ मिलकर क्या है, एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का आपको कि क्या इंक्लूसिव एजुकेशन किस चीज को एक्सेप्ट करती है? डाइवर्सिटी को। 2-3 ऑप्शन और देगा तो हमें क्या चूज करना है? इट एक्सेप्ट डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर शुड बी, इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है देयर शुड बी नो सेग्रीगेशन। देखो साइको के अंदर कुछ पेट वर्ड्स होते हैं, वो वैसे ही पूछे जाएंगे पेपर के अंदर आपको। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है? नो सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन को हिंदी में आप लिख सकते हो अलगाव। क्या मतलब है इस चीज का? सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना। सेग्रीगेट करने का मतलब क्या होता है? अलग अलग। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है नो सेग्रीगेशन, कि हमें अलग अलग नहीं करना है। सारे बच्चों को कैसे पढ़ाना है? एक साथ ही पढ़ाना है। उनको अलग अलग नहीं करना है, उन्हें अलग अलग फील नहीं करवाना है, उन्हें एक साथ ही पढ़ाना है। समझ आ गया? नेक्स्ट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेग्रीगेशन वाला पॉइंट, कि इंक्लूसिव एजुकेशन किस पे बेस्ड है? नो सेग्रीगेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, वी शुड ट्रीट, इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है वी शुड ट्रीट ऑल चिल्ड्रन इन इक्वल मैनर, कि हर बच्चे को एक ही तरह से हमें क्या करना है? ट्रीट करना है। अगर उसके अंदर कोई कमी भी है ना, तो उसको फील नहीं करवाना एज अ टीचर कि उसके अंदर वो कमी है। ठीक है, वी शुड ट्रीट ऑल चिल्ड्रन इन इक्वल मैनर। समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट लिखे, टीचर शुड बी सेंसिटिव, टीचर शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, टीचर शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड टीचर प्रॉब्लम, सॉरी स्टूडेंट प्रॉब्लम। हाँ जी, क्या मतलब है इस चीज का? देखो, अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा आपके पास पढ़ने आएगा, डेफिनेटली वो आपको इरिटेट भी करेगा। कहीं ना कहीं आप क्या होते हैं, घर से फ्रस्ट्रेट होके आए हो, भी आज लड़ाई होके आई है, पूरे गुस्से में हो, गुस्सा किस पे उतरेगा? बच्चों पे उतरेगा। लेकिन एज अ टीचर आपको बच्चों को समझना है, अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे नहीं निकालनी, उनकी प्रॉब्लम को समझना है। कहीं ना कहीं नॉर्मल बच्चों को पढ़ाना आसान होता है एज कम्पेयर टू डिसेबल्ड आप बच्चों को पढ़ाओगे। देखो, कोई भी बड़ा टीचर होगा, अगर उसको प्राइमरी सेक्शन में भेज देगा, वो इरिटेट जल्दी हो जाएगा। कोई मान लो कोई टीचर है, हमेशा से 8th 10th को पढ़ाता है, उस बच्चे को एकदम आप 2nd 3rd में भेज दो, 2nd 3rd क्लास में, वो हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2nd 3rd वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वैसे ही डिसेबल्ड या स्पेशल नीड वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर को क्या होना पड़ेगा? थोड़ा सा पेशेंट और बहुत ही सेंसिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रॉपर प्लानिंग शुड बी डन, proper planning should be done according to the need of the children, according to the need of the children। किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता और आप बोर्ड पे लिख रहे हो, तो क्या वो एजुकेशन उस बच्चे के लिए हेल्पफुल है? क्या वो बच्चा वैसे पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो आपको जिस बच्चे को नहीं दिखता उसके लिए अलग सिस्टम लेना पड़ेगा। कौन से मेथड से पढ़ाया जाता है? ब्रेल मेथड है बच्चों को पढ़ाने का, जिसके अंदर बच्चे छू के पढ़ते हैं चीज़ों को। ठीक है, वो छू के हाथ लगा के अक्षर को, जैसे कोई अ है तो उस हिसाब से उसको दिखाया जाता है, तो उस टच करके उस चीज़ को समझता है। किस कौन सी विधि के अंदर? ब्रेल मेथड के अंदर। ये भी आप नोट कर सकते हो कि अंधों को पढ़ाने की विधि, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता उनको पढ़ाने की विधि को क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि। हिंदी में ब्रेल लिपि और इंग्लिश में ब्रेल मेथड बोलते हैं।
ठीक है, तो टीचर हमें क्या चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किन बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखें, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द चाइल्ड। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि हमें बच्चों के अंदर भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, यही तो इसका मेन एजेंडा है कि सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करके एक साथ पढ़ाना है। आगे समझ सभी को क्लियर है? ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक बार रिवाइज करें। पहला पॉइंट बताएं जल्दी, थोड़ा फास्ट बताएं। हाँ जी, पहला फोकस ऑन, सभी बोल, फोकस ऑन, मेरे को सुना ही नहीं, फोकस ऑन। सेकंड पॉइंट, आप लोगों को समझ आया आपने क्या बोला? एक साथ बोले। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ठीक है जी, नेक्स्ट, देयर शुड बी नो सेग्रीगेशन। नेक्स्ट, वी शुड, ठीक है, सभी को क्या ट्रीट करना है? इक्वली ट्रीट करना है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर प्लानिंग शुड बी डन। ठीक है, नेक्स्ट, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये किसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो, ज़्यादा माइंड के अंदर कंफ्यूजन नहीं करना। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? डिसेबल्ड बच्चों या स्पेशल नीड के बच्चों को किसके साथ पढ़ाया जाएगा? नॉर्मल। किस में पढ़ाया जाएगा? सिंगल क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। और बच्चों को जैसी फैसिलिटी की ज़रूरत है वैसी फैसिलिटी क्या करवाई जाएगी? प्रोवाइड करवाई जाएगी। यह था इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर हमने पढ़ लिया कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन तक पहुंचे कैसे। पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन आई, देन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई, देन PWD, देन SSA, और पांचवें में हम किस पे पहुंचे थे? इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका एजेंडा क्या था? मेक ऑल स्कूल डिसेबल्ड फ्रेंडली बाय 2020, कि 2020 तक सारे स्कूलों को क्या बना दिया जाएगा? डिसेबल फ्रेंडली बना दिया जाएगा। ठीक है, फिर हमने कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। ठीक है, अब लिख लो, टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूड इन स्पेशल नीड। जो मैंने बात की थी कि अपन स्पेशल नीड में किन बच्चों को लेंगे, कि स्पेशल नीड किन्हें किन्हें होती है। पहला पॉइंट लिखो, गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं जी? लिखे, ब्रैकेट में लिख लो, IQ लेवल, IQ अबव 140, IQ अबव 140, कि जिनका IQ लेवल कितना होगा? 140 से ज्यादा होगा, वो कौन से बच्चे माने जाएंगे? गिफ्टेड चिल्ड्रन। और ये किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? स्पेशल नीड के अंदर। सेकंड, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। किसी भी तरह की अगर बच्चे के अंदर डिसेबिलिटीज हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ी है सभी ने? कौन कौन सी होती है? ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इम्पेयरमेंट। थर्ड पॉइंट, चिल्ड्रन विद इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब? इम्पेयरमेंट कमी। इम्पेयरमेंट ब्रैकेट में लिख लो, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, कि जिनको दिखता नहीं है, जिनको सुनाई नहीं देता। ठीक है, ये वाले जो बच्चे हैं ये भी किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? स्पेशल नीड के अंदर। चिल्ड्रन विद सिंगल पेरेंट। चिल्ड्रन, देखो अब यहां से क्वेश्चन अटक सकता है। चिल्ड्रन विद सिंगल पेरेंट को हम कभी भी नहीं टिक करेंगे कि इन बच्चों को स्पेशल नीड की जरूरत होती है, लेकिन इन बच्चों को भी स्पेशल नीड की जरूरत होती है। ठीक है, ये भी बच्चे किसके अंदर आते हैं? स्पेशल नीड के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बैकवर्ड चिल्ड्रन। बैकवर्ड चिल्ड्रन, बैकवर्ड चिल्ड्रन का मतलब क्या हो गया? स्लो लर्नर्स। और पिछड़ी जातियां बोलते हैं ना, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, कि जो पढ़े, जो, हाँ जी, हाँ, बैकवर्ड कास्ट बोल सकते हो आप। कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों, देखो कुछ लोगों ने, अब ज़्यादातर जो पढ़े लिखे हैं
ठीक है। और कुछ लोग जो थे गाँवों वाले जो जिनको पढ़ाई लिखाई का मौका लेट मिला है, ठीक है, उन बच्चों को जब आप नॉर्मल बच्चों के साथ लेके आते हो तो उन्हें भी एक बार प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें भी किस चीज़ की ज़रूरत है, स्पेशल नीड की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएटिव चिल्ड्रन, जो बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं उन्हें भी किसकी ज़रूरत है, स्पेशल नीड की ज़रूरत है। ASD ब्रैकेट में लिखो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी के अंदर पढ़ा होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इन बच्चों को भी किसकी ज़रूरत है, स्पेशल नीड की। नेक्स्ट, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक, PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये सारे बच्चे किसके अंदर इंक्लूड होंगे, स्पेशल नीड के अंदर। एक एक करके बता दें फटाफट, कौन से स्पेशल नीड, पहला, सारे बोले, पहला, देन उसके बाद और लास्ट, समझ आ गया टॉपिक। ये आपका टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन का खत्म होता है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? 2 टॉपिक पढ़ाए, सोशलाइजेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, दोनों के अंदर 5 मिनट रिवाइज कर लें, कोई भी डाउट है तो पूछ लें, फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। पढ़ लें, बंद कर दें इसको। उसके बाद हम तीनों टॉपिक को रिवाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखे NCF 2005, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। NCF 2005, जितना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना उतना ये इजी भी है। क्यों? क्योंकि इसमें से पेट है कि एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो आज मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। वैसे ही आपका उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो एग्जाम के अंदर यही है कि एक एक नंबर आपने कैसे लेना है, एक एक नंबर से ही बंदा, अगर 89, वही बात है ना कि अगर 89 वाला उसको पूछो एक नंबर, वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो ध्यान से अपना एक नंबर भी आपने कम नहीं करना, ध्यान से टॉपिक को समझना है, ठीक है। क्या फुल फॉर्म NCF 2005 की? पहले तो लिख लो, फुल फॉर्म लिख लो इसकी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या है NCF? नाम सभी ने सुना है, क्या है NCF बताएं। जो मैम करिकुलम है, स्कूल का सिलेबस है, वो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए हर एक। ठीक है, एक वर्ड है करिकुलम, क्या मतलब है इस चीज़ का? पहले तो आपको पता हो NCF क्या है। NCF एक एजुकेशनल प्लानिंग है, एक एजुकेशनल प्लानिंग है कि कैसे एक स्कूल के अंदर, सभी स्कूलों के अंदर क्या किया जाता है, जब भी कोई सेशन स्टार्ट होता है, मार्च के बाद जब नए सेशन स्टार्ट होते हैं अप्रैल से, तो सबसे पहले स्कूल के अंदर क्या बनाया जाता है, करिकुलम बनाया जाता है। करिकुलम का मतलब क्या होता है, इसके अंदर आप डिसाइड करते हो कि एक साल के अंदर 4th क्लास का बच्चा क्या क्या पढ़ेगा, ठीक है, क्या क्या खेल खेलेगा, कौन कौन सी इसको एक्टिविटी कराई जाएगी, कौन कौन सा उसका सिलेबस होगा, कौन कौन सी उसको बुक्स लगेंगी, सारा चीज़ पहले प्रिपेयर करा जाता है। उस चीज़ को आप क्या बोलते हो, करिकुलम बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, करिकुलम बोलते हैं। करिकुलम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिनको आप 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़। देखो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, जैसे सिलेबस, बुक्स, एग्जाम पैटर्न, ये सारा किसके अंदर आता है, करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। बच्चा क्या खेलेगा, देखिए मैंने आपको क्लास शुरू करने से पहले से बताया था, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं करवाने के बाद खुद लिखवाऊंगी सारा आपको, ठीक है। तो पहले समझ लें इसे अच्छे से। करिकुलर का मतलब क्या है, जितना भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल होगा,
ठीक है, बच्चे की बुक्स, बच्चे का सिलेबस, बच्चे का मतलब पूरे के अंदर कौन कौन से टेस्ट होंगे, जैसे होते हैं ना FA1 FA2, सभी ने सुना होगा, SA1 SA2 कितने होंगे, ये सारी चीज किसके अंदर आएंगी, करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर। को करिकुलर एक्टिविटी के अंदर क्या आएगा, बच्चा कौन से स्पोर्ट्स करेगा, कितने फंक्शन होंगे स्कूल के अंदर, बच्चा को मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाई से स्टडी से जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होंगी वो किसके अंदर आएंगी, को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर आएंगी। ठीक है, ये दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं। ठीक है, टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको करिकुलम का थोड़ा सा बता दूंगी, ये बाद में नोट कर लेना। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो एनसीएफ 2005 क्या है, इट इज एन एजुकेशनल प्लानिंग जिसके अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाने लगा है 2005 से। ठीक है, लिखो इसके बारे में कुछ, फिर हम डिस्कस करते हैं। लिखो इसकी इंट्रोडक्शन लिख लो, इंट्रोडक्शन पॉइंट्स में इंट्रोडक्शन करेंगे हम इसकी। फर्स्ट पॉइंट नोट करें, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 is a educational planning is an educational planning for children. एनसीएफ 2005 क्या है, एक एजुकेशनल प्लानिंग है, किसके लिए, बच्चों के लिए, कि बच्चों को स्कूल के अंदर कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या कौन कौन से तरीके या कौन कौन सी बुक्स लगवाई जाएंगी, वो सारा किसके, देखो हम कहते हैं ना सिलेबस चेंज हो गया, बच्चों का सिलेबस चेंज हो गया, अब ये वाली बुक्स नहीं लगेंगी, दूसरी बुक्स लगेंगी, तो क्या किया जाता है, करिकुलम को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि एनसीएफ इससे पहले कितनी बार बन चुका है। मैंने एनसीएफ के पीछे 2005 लिखा है, इट मीन्स जो एनसीएफ हम पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस में है वो कौन सा है, 2005 वाला है। लेकिन इससे पहले एनसीएफ 3 बार आ चुका था। पहला आया था 1975 में, 1975, देन 1988 एंड देन 2000, और उसके बाद अब जो चल रहा है वो 2000 की। टोटल एनसीएफ कितनी बार बन चुका है, 4, मतलब रिवाइज कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले कब बना था, सबसे पहले देन 2005। क्लियर। थर्ड पॉइंट नोट करें, एनसीएफ 2005 is based on constructive approach, is based on constructive approach। क्या मतलब है इस चीज का, संरचनात्मक तरीका, अगर हिंदी में लिखना है आपको तो संरचनात्मक तरीका आप लिख सकते हो। सुन लो, अब समझ लो, एक बार नोट कर लिया सभी ने। जो एनसीएफ 2005 था वो किस पर आधारित था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस पे आधारित था, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है, अब करके देखना, वेरी गुड। और कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, बनाना। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, बनाना। कि इस एजुकेशनल प्लानिंग के अकॉर्डिंग बच्चा क्या करेगा, अपनी नॉलेज को खुद निर्माण करेगा, अपनी नॉलेज का खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। अब देखो मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, ठीक है, आप कुछ नहीं बोल रहे, मैं बोली जा रही हूँ कंटिन्यूसली, आप बस नोट करते जा रहे हो। मैं एक्टिव हूँ और आप क्या हो, पैसिव हो। आप क्या हो, पैसिव। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पीछे आप भी बोलो। इट मीन्स मैं क्या चाहती हूँ कि आप भी क्या हो, एक्टिव हो। ठीक है, बच्चे का पढ़ाई के अंदर एक्टिव होना क्या है, उतना ही जरूरी है जितना टीचर का। ठीक है, दोनों एक्टिव रहेंगे तो हम कहते हैं ना टीचिंग लर्निंग इज एक्टिव अप्रोच या एक्टिव प्रोसेस, जिसके अंदर दोनों का एक्टिव होना जरूरी है। वैसे ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है कि बच्चे को खुद ऐसे मौके दिए जाएं कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद ग्रहण करे। देखो एक सिंपल सी बात है, मैं करवा रही हूँ, कोई एक्सपेरिमेंट है, मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है। जब आपने सिर्फ उसे परफॉर्म करते हुए मुझे देखा है, जब आप खुद वो परफॉर्म करोगे आपको अलग एक्सपीरियंस होगा। कि मतलब बच्चे को खुद लर्निंग बाय डूइंग,
बेस्ट एग्जाम्पल लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चे को खुद ऐसे मौके प्रोवाइड करो कि बच्चा खुद लर्न करके उसको सीखे, अपनी नॉलेज को वो क्या करे, खुद कंस्ट्रक्ट करे। ठीक है, एनसीएफ 2005 क्या कहता है, बच्चे को मौके देने हैं अपनी नॉलेज का निर्माण करने के लिए। आया समझ? यस और नो? नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। किस पे बेस्ड है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसका मतलब बता दें। बच्चे को ध्यान में रख के क्या करना है, बच्चे को ध्यान में रख के कि इस तरह का करिकुलम, इस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाएं जिसमें सेंटर में कौन होगा, बच्चा होगा। कि मतलब ऐसे मेथड जिसमें एक्टिव कौन होगा, ज्यादा बच्चे होंगे एज कंपेयर टू टीचर। टीचर गाइड कर सकता है, करेगा कौन, बच्चा, तो उसकी नॉलेज क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी एज कंपेयर टू अगर टीचर करके दिखाए तो। ठीक है, तो किस पे बेस्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे। नेक्स्ट लास्ट, एनसीएफ 2005 इज बेस्ड ऑन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यशपाल कमेटी 1993। यशपाल कमेटी के बारे में सुना होगा? नहीं सुना? ये भी देखो बीएड में तो आई थिंक बीएड में तो पक्का ही है कि ये टॉपिक होते हैं। जेबीटी में मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है कि ये टॉपिक है कि नहीं, बट यशपाल कमेटी के टॉपिक्स आते हैं। ये कमेटियां बनी थी एजुकेशन सिस्टम के लिए, एजुकेशनल प्लानिंग के लिए। कुछ कमेटी जैसे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, वैसे एक कमेटी बनी थी, जैसे कोठारी कमीशन आपने सुना होगा, सुना है ना, वैसे एक यशपाल कमेटी थी जिसका एजेंडा क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये क्वेश्चन आ चुका है टेट के अंदर कि ये जो लाइन है ये किसने दी थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, तो ये किसकी लाइन थी, यशपाल कमेटी की लाइन थी। और एनसीएफ 2005 किस पे आधारित था, यशपाल कमेटी 1993 प्लस एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और 92। एनसीएफ 2005 इज बेस्ड ऑन यशपाल कमेटी 1993, ब्रैकेट में लिखो लर्निंग विदाउट बर्डन प्लस एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और 92। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2 बार आ चुकी है, 1986 में भी आई थी, 1992 में भी आई थी। समझ आया? कहने का मतलब जो एनसीएफ 2005, देखो कोई भी चीज़ अगर शुरुआत होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटो लेके चलते हैं, किसी चीज़ पे तो वो आधारित होती है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एनसीएफ 2005 था वो किस पे आधारित था, यशपाल कमेटी पे और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पे। यशपाल कमेटी कब आई थी, ये कब आई थी, 1986 और 1992। यशपाल कमेटी की टैगलाइन क्या थी, लर्निंग विदाउट। ये थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यशपाल कमेटी कहती थी बच्चों के कंधों पर जो बैग है, बैग का बोझ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि बच्चा बैग के बोझ के तले ही दबता जा रहा है। तो बुक्स को कम करने की बात किस कमेटी ने की थी, आ रही बात समझ में? क्या टैगलाइन थी, लर्निंग विदाउट बर्डन। आगे समझ यहाँ तक? ये 5 इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स थे किसके, एनपीई के, सॉरी एनसीएफ के। एनसीएफ फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एनसीएफ इज एन एजुकेशनल प्लानिंग। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कितनी बार आया है, टोटल 4 बार, 1975, 1988, देन 2000, 2005। देन एनसीएफ इज बेस्ड ऑन, आसान है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, देन यशपाल कमेटी प्लस नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। यशपाल कमेटी कब आई, एनपी कब आया, 1986 और 1992। आया समझ? क्लियर है? सभी को क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ, ये यहां से आएगा क्वेश्चन। अब जो मैं अब नेक्स्ट बता रही हूं आपको, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005।
देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन था, आप एग्जाम पेपर लास्ट आई थिंक 2 ईयर के पेपर उठा के देख सकते हो। उसके अंदर क्वेश्चन आया था 4 प्रिंसिपल दे दिए। कितने गाइडिंग प्रिंसिपल हैं? पहले तो ये बता दो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सिद्धांत, कि जिस पे ये एनसीएफ बेस्ड है, ठीक है, वो सिद्धांत हमने पढ़ने। टोटल कितने सिद्धांत हैं? 5 है। टोटल कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या था? 5 में से 3 वो दे दिए, 1 कोई और दे दिया, और इनमें से पूछ लिया गया इनमें से कौन सा इसका गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, 3 ना वाले देगा, 1 हाँ वाला देगा, और पूछेगा इनमें से कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो अगर आपको 5 पता हो गए तब आप डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। ये भी पूछ लेता है, इनको अरेंज करो, पहले कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल है, देन कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल है, देन कौन सा है। कि 4 दे देगा, एक जो फर्स्ट वाला होगा वो बी पे रख देगा, कोई सी पे रख देगा, उनको अरेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 गाइडिंग प्रिंसिपल है, 5 आपको यहीं याद करवा के जाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट लिखो, पहले नोट कर लो, थोड़े से लिखने मुश्किल है, नोट करने के बाद बिल्कुल आसान है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, कनेक्टिंग नॉलेज to life, connecting knowledge to life outside the school, outside the school। नोट कर लिया? एक बार नोट कर लो 5। फर्स्ट सेकंड पॉइंट, ensuring that children learning shifts away from rote learning, ensuring that children learning shift away from rote learning। थर्ड पॉइंट नोट कर लिया, enriching the curriculum so that it goes beyond textbook, Fourth point, making examination more flexible and integrating them with classroom life, making examination more flexible and integrating them with classroom life। Last, nurturing nurturing and overriding identity informed by caring concern within the democratic polity of the country, पॉइंट्स नोट कर लिए? सभी ने नोट कर लिए? देखो पढ़ने में आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे होंगे ना पॉइंट्स, लेकिन अभी आपको 5 के 5 पॉइंट याद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। ऐसे तो यानी लिखने वाला पेपर है कि लाइन की लाइन हमें याद करनी है, हमें जस्ट उन्हें समझना है क्या कहता है ये प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है बोले सभी? कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ। एनसीएफ 2005 कहता था कि जो बच्चे को आप नॉलेज दे रहे हो क्लासरूम के अंदर, उसे इस प्रकार से दो कि वो अपनी उसे डेली लाइफ से जोड़ के दो। कोई भी एग्जाम्पल है, कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उस टॉपिक को हम अपने डेली लाइफ के साथ जोड़ के पढ़ेंगे वो टॉपिक हमें ज़्यादा याद रहता है, हाँ कि नहीं?
ये बात ठीक है कि अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दे दूं, जैसे अभी हम मॉरल वैल्यूज की बात कर रहे थे, हमने बात की कि हमारे इंडिया में तो गऊ को माता मानते हैं और पाकिस्तान के अंदर मारा जाता है। तो इससे क्या कर दिया हमने, उस टॉपिक को किससे रिलेट कर लिया, अपनी डेली लाइफ से। वैसे ही अगर आप बच्चे को कोई टॉपिक करवा रहे हो, अगर आप उसके टॉपिक को किससे जोड़ दोगे, उसकी डेली लाइफ से जोड़ दोगे, तो उसकी जो आप बोल सकते हो नॉलेज है वो अच्छी तरह से उसे मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या करना है, बच्चे की नॉलेज को किससे कनेक्ट करना है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, कनेक्ट करना है नॉलेज को किससे, कनेक्ट करना है नॉलेज को किससे, डेली लाइफ से। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, रोट लर्निंग का मतलब क्या होता है, रट्टा नहीं मारने देना है, बच्चे को चीज समझ में आए जो चीज आप पढ़ा रहे हो। अब अगर मैं आपको ये लिख के बोल देती हूँ एनसीएफ इज एन एजुकेशनल पॉलिसी फॉर द चिल्ड्रन, लिख लो जी भी एजुकेशनल पॉलिसी फॉर, कहने का मतलब जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं कि करिकुलम का मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, या एनसीएफ पूरे का मतलब क्या होता है, आपको क्या करोगे, उस चीज़ का रट्टा मार लोगे कि एनसीएफ की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, रट्टा मार लिया, चलो जी पेपर के अंदर टिक लगाएंगे। लेकिन जब तक आप उस टॉपिक को अच्छे से समझोगे नहीं, ठीक है, आपको वो लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ याद नहीं रहेगी। एक एग्जाम के लिए याद रह जाएगी, दूसरे एग्जाम में जाके भूल जाओगे। ठीक है, तो बच्चे की लर्निंग को हमें क्या नहीं बनने देना है, रोट लर्निंग नहीं बनने देना है। इंश्योर करना है कि बच्चे की लर्निंग किससे दूर रहे, रट्टे मारने से। पहला पॉइंट, बच्चे की नॉलेज को किससे कनेक्ट करना है। अगर याद करना चाहते हो तो पीछे बोल सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। बच्चे की नॉलेज को किसके साथ जोड़ना है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, बच्चे को रट्टा नहीं मारने देना है। सिर्फ आपको हिंट याद रखने हैं। पहला हिंट क्या कहता है, डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे, फिर रोट लर्निंग बच्चे को नहीं करने देंगे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, कि करिकुलम में सिर्फ पढ़ाई को नहीं, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को स्पोर्ट्स, ठीक है, और डांस कॉम्पिटिशन, जो आप बोल सकते हो स्पीच कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन, कुछ भी, मतलब टेक्स्ट बुक से अलावा भी बच्चे को मौके दिए जाने चाहिए ताकि उसकी पर्सनैलिटी का क्या हो सके, ऑल अराउंड डेवलपमेंट सभी ने पढ़ लिया, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। वो करने के लिए बच्चे को सिर्फ स्टडी की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ साथ और भी चीज़ें, जैसे ट्रिप्स जाती हैं स्कूल की, स्पोर्ट्स मीट होती है स्कूल के अंदर, वो सारी चीज़ें बच्चे पे क्या डालती हैं, इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो बच्चे की नॉलेज को क्या करना है, टेक्स्ट बुक से और भी, टेक्स्ट बुक को खत्म नहीं करना, टेक्स्ट बुक के साथ साथ और भी चीजों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, मतलब इनरिच करना है करिकुलम को। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बच्चे की नॉलेज को किससे जोड़ेंगे, डेली लाइफ से। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, रट्टा नहीं मारने देना है। तीसरा क्या कहता है, करिकुलम में और चीजें ऐड करेंगे, टेक्स्ट बुक के साथ साथ और भी चीजों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फोर्थ लिखें, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड देम विद क्लासरूम लाइफ। देखो, एक होता था एग्जाम हुए, बच्चा फेल हो गया, खत्म, बच्चा दोबारा वो क्लास करेगा। अब आ गया रिपेयर वाला सिस्टम कि चलो एक में फेल हुआ है ना, तो वो एक बार पेपर दे दे, फिर अगली क्लास में वो एडमिशन ले सकता है। इट मीन्स एग्जामिनेशन को क्या कर दिया गया, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल। ऐसे ही हमें एग्जामिनेशन को रिजिड नहीं रखना, एग्जामिनेशन को क्या रखना है, फ्लेक्सिबल, ताकि अगर बच्चा एक बार फेल, मान लो आपने सारा साल बहुत अच्छे से तैयारी की, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, एग्जाम के 10 दिन पहले आप बीमार हो गए, आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, आप फेल हो गए, तो क्या आपकी इंटेलिजेंस खत्म होगी, नहीं ना। मतलब आपकी जो इंटेलिजेंस थी वो सही तरह से मेजर नहीं हो पाई। अगर आपका दोबारा से एग्जाम ले लिया जाए और आप 90% क्रॉस कर जाओ, फिर एक तो बच्चा एग्जाम दिया फेल हो गया, क्लास दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है, और वो बच्चा 90% वाला हो, फिर उसका तो साल खराब हो गया ना। इट मीन हमें एग्जामिनेशन को क्या करना है, फ्लेक्सिबल करना है, कि उसे और मौका दिया जाए कि दोबारा वो एग्जाम दे और अच्छे मार्क्स से अपनी क्लास को कवर कर ले। समझ में आ गया। पहला पॉइंट, बच्चे की नॉलेज को डेली लाइफ से जोड़ेंगे, बच्चे को रट्टा नहीं मारने देंगे। तीसरा पॉइंट, टेक्स्ट बुक्स करिकुलम को क्या करेंगे, एनरिच करेंगे। चौथा, एग्जामिनेशन को क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल। पांचवा पॉइंट क्या है, ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, कि बच्चे को, जैसे हमारे डेमोक्रेसी के अंदर हमें हक है ना वोट देने का, वैसे ही क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, कि बच्चा खुल के अपनी बात टीचर के सामने कह सके। और ये कौन करेगा,
टीचर करेगा ना। टीचर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा कि बच्चा खुल के अपनी बात अपने अध्यापक के सामने कह सकता है। पांचों गाइडिंग प्रिंसिपल मेरे अकॉर्डिंग आपको याद हो गए होंगे। पहला गाइडिंग प्रिंसिपल देखो एग्जाम में पूरी की पूरी ऐसे लाइन लिखी आएगी जो मैंने आपको लिखवाई है, ठीक है। आपको अभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट क्या कहेगा, बच्चे की नॉलेज को हम क्या करेंगे, डेली लाइफ से कनेक्ट। तो पहला पॉइंट हो गया कनेक्टिंग नॉलेज विद डेली लाइफ, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बच्चे को रोट लर्निंग से अवे रखेंगे, ठीक है, शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट लर्निंग। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, करिकुलम को क्या करेंगे, एनरिच करेंगे, एनरिच करिकुलम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल। और फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, डेमोक्रेटिक। आगे समझ, पांचों क्लियर हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और होप है कि इस बार भी पूछा जाएगा। तो अच्छे से इन पांचों गाइडिंग प्रिंसिपल्स को आप याद कर लें। लास्ट सिर्फ 2 मिनट की क्लास और है, थोड़ा सा टॉपिक रह गया, नोट कर लें। लिखे, लास्ट पॉइंट पे दोबारा से बोल दो, फिफ्थ पॉइंट। लाइन लिखनी रहेगी, लिखें, नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय caring concerns within the democratic polity of the country। एक बात और नोट कर लो, एनसीएफ 2005 भी यही कहता था कि टीचर का रोल क्या है, फैसिलिटेटर का है। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर। तो रोल ऑफ टीचर क्या है, एज एन फैसिलिटेटर, मददगार। बस ये तो अपने माइंड में आप रख लो, फैसिलिटेटर लगाना है अपने को टीचर को, ठीक है। लिख लो, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 टीचर मस्ट बी एक्ट एज फैसिलिटेटर, टीचर मस्ट बी एक्ट एज फैसिलिटेटर। नेक्स्ट लिख लो, सब्जेक्ट्स इंक्लूड इन एनसीएफ 2005। इसने कुछ सब्जेक्ट इंक्लूड किए थे, जैसे हमारे मैथ साइंस होते हैं ना, वैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड बाय एनसीएफ 2005 नोट कर लो। पहला मैथमेटिक्स, दूसरा लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन कौन सी, अब जो भी, एक तो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी, ठीक है, एक जो आपकी मदर टंग होगी, वो भी अब कई बार स्कूल, अगर मान लो मेरी मदर टंग है ही हिंदी, तो मैं स्कूल में जाके भी तो हिंदी हम पढ़ेंगे, है ना। तो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ये वाली सारी लैंग्वेजेस आ गई। थर्ड पॉइंट लिखो, साइंस, देन सोशल साइंस, कंप्यूटर, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन एंड पीस एजुकेशन। पीस एजुकेशन, वर्क एजुकेशन के साथ आप स्लैश लगा के वोकेशनल भी लिख लो, वोकेशनल एजुकेशन। समझ में आ गए, ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए थे किसने, एनसीएफ 2005। पहला क्या है, बोले सारे, आप बताओ मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, वेरी गुड, कैलकुलेशन। डेली लाइफ में कुछ भी ना आता हो, चीज कुछ ना कुछ सामान लेने तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, पैसे का हिसाब तो आना जरूरी है, उसके लिए किसको इंक्लूड किया गया, मैथमेटिक्स को। सेकंड क्या है, लैंग्वेज को। विदाउट लैंग्वेज तो आप कन्वर्सेशन ही नहीं कर सकते। अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आती और मेरे सामने कोई यूएसए का बंदा खड़ा है, हम एक दूसरे के साथ बात कैसे करेंगे, मैं अपने व्यूज उस तक कैसे पहुंचाऊंगी और वो अपने व्यूज मेरे तक कैसे पहुंचाएगा। तो क्या आना जरूरी है, लैंग्वेज, किसके लिए, कन्वर्सेशन के लिए, अपने थॉट्स दूसरे को समझाने के लिए। थर्ड पॉइंट, साइंस। साइंस किस लिए जरूरी है, जो भी चीज हमारे अंदर हमारे आसपास हो रही है, कोई भी चीजें हो रही हैं, किसके कारण है, साइंस। ट्यूबलाइट क्यों जग रही है, इस क्यों का जवाब कौन है, साइंस है। पंखे क्यों चल रहे हैं, इसका जवाब कौन है,
है ना। तो जो भी हमारे ऑल अराउंड एक्टिविटीज हो रही हैं वो किसके कारण है, साइंस के कारण। तो इन्होंने किसको इंक्लूड कर लिया, साइंस को। फिर सोशल साइंस क्यों पढ़नी है, हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए कि हमारा इतिहास क्या था, हमारे ज्योग्राफी जानने के लिए भी किस जगह पे, अगर मान लो हमें ज्योग्राफी का नहीं पता, हम बाहर चले गए, वहाँ पे बहुत ठंड, हम कपड़े नहीं वैसे लेके गए, तो ज्योग्राफी कंडीशन हमें कहाँ से पता लगेगी, सोशल साइंस से। राजनीतिक कैसे चलती, किससे पता लगेगी, सोशल साइंस से। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट कोई बच्चे का बोल सकते हो कि पेंटिंग में इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, तो उसके लिए कौन सी एजुकेशन को लेके आए, आर्ट एजुकेशन को। नेक्स्ट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को लेके आए। नेक्स्ट वोकेशनल, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वोकेशनल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को पता हो कि अगर वो चीज़ पढ़ रहा है तो आगे जाके वो कैसे जॉब तक पहुंच पाएगा उसके ज़रिए। ठीक है, नेक्स्ट पीस एजुकेशन के बारे में बताएं। पीस एजुकेशन का मतलब, शांति नाल पढ़ो, बताएं पीस एजुकेशन। पीस एजुकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी वर्ल्ड वॉर्स वगैरह होती हैं या हो चुकी हैं, या जो भी टेररिज्म वगैरह है, ठीक है, इसके बारे में भी बच्चे को स्टडी करवाया जाना चाहिए कि बच्चा देखो, जो टेररिस्ट बनते हैं उन कुछ नहीं होता, उनके माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जो नए टेररिस्ट डाले जाते हैं, नए टेररिस्ट जो बनाए जाते हैं, कुछ नहीं होता, उनके माइंड को क्या किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है। अगर आप पीस एजुकेशन को लेके आओगे तो वो बच्चे जब आपने पढ़ चुके हो किसी चीज़ के बारे में तो आप उस चीज़ की तरफ कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगे। तो इस चीज़ को भी इंक्लूड करने के लिए कहा था किसने, NCF 2005 ने। यहाँ पे आपका टॉपिक होता है कंप्लीट। सर बंद कर दें इसको, समझ आ गया। NCF 2005 क्लियर हुआ सभी को।